मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बातें चुभेंगी बहुत से लोगों को, जो मैं इस वीडियो में कहने जा रही हूँ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल की एक और वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी पुरानी है और ये वीडियो किस बारे में है ये तो मैं आगे चल के इस वीडियो में आपको बता ही दूंगी, लेकिन फ़िलहाल जो ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के साथ शेयर करना, वो मैं आप लोगों से कहने जा रही हूँ। प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आपको कैसा लगेगा जब आपको आपके घरों से उजाड़ कर आपको रातों रात बेघर कर दिया जाए और वहाँ पर बना दिया जाए कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या फिर टेक्नोलॉजी का कोई हब। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हैदराबाद की, जहाँ के रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में करीब 400 एकड़ का जंगल उजाड़ा जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पर। लगी है वहाँ पर सैकड़ों जेसीबी, जिससे वहाँ पर रहने वाले पशु पक्षी इस कदर डरे हुए हैं कि चिल्ला रहे हैं, मगर किसी को सुनाई नहीं देता। क्योंकि जो ह्यूमन राइट्स हैं ना, उनके नाम पर तो अधिकार सिर्फ इंसानों को ही मिलता है, जानवरों को नहीं। और धरती जितनी हमारी है उतनी ही, या फिर मैं कहूँ उससे ज़्यादा, जानवरों की भी है। जो गलती से भी अगर हमारे शहरों या गाँवों में घुस जाए ना, तो हम ख़त्म कर देते हैं उनको डंडे से, पत्थरों से। और आज हम अपनी सो कॉल्ड तरक्की के नाम पर उनका घर छीन रहे हैं। तो हम खुद को सिविलाइज्ड पीपल ऐसे बोलते हैं ना, तो कैसे बोल सकते हो आप अपने आप को सिविलाइज्ड पीपल, जबकि 2020 और 21 में हम सब ने वो दौर झेला है जब हम सांस लेने तक को भी तरस गए थे। याद है ना वो ऑक्सीजन सिलेंडर की लाइन में खड़े हुए लोग जो अपनों को मरते देख रहे थे अपनी आंखों के सामने और कुछ कर नहीं पा रहे थे। मगर हमारी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, हर बार भूल जाते हैं कि क्या क्या झेला था। मगर याद रखिए, प्रकृति सब कुछ याद रखती है, वो कुछ नहीं भूलती। और जब प्रकृति की बारी आएगी ना, तो कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स या कोई आईटी हब आपको बचाने नहीं आने वाला, और हमको और आपकी आने वाली पीढ़ियों को ये सब कुछ झेलना ही पड़ेगा। अब हो सकता है कि आप लोग बोलें कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो आप कुछ मत कीजिए, बस प्रकृति के साथ वो छेड़छाड़ बंद कर दीजिए। याद है ना वो लॉकडाउन, जब हम सब लोग घरों में बंद थे, तो प्रकृति ने खुद ही अपने आप को साफ कर लिया था, अपने आप को खुद ही हील कर लिया था। कोई भी पोल्यूशन नहीं था। मतलब साफ है कि अगर हम अपनी हरकतों से बाज आ जाए ना, तो प्रकृति खुद ही अपने आप को संवार लेती है। उसमें आपको कुछ भी एफर्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं रहती। और यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आजकल के यूट्यूबर और इंस्टाग्राम के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर से, चाहे वो मेल हो या फीमेल, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस कंसिस्टेंसी से आप लोग मेकअप, साड़ी, ज्वेलरी, जिम, हेल्थ, फिटनेस या रेप या हत्या जैसे घटिया और शर्मनाक मुद्दों पर इनसेंसिटिव वाले रील्स बनाते हो, मीम्स बनाते हो, तो प्लीज़ उसी पाबंदी से आप इस न्यूज़ को भी शेयर कीजिए, तो शायद आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचे। और चिंता मत कीजिए, जैसे कुछ लोगों ने मेरठ की उस नीले ड्रम वाली हत्या की न्यूज़ को मीम बनाकर लाइक्स और व्यूज़ बटोरे हैं ना, उसी तरह से आपको किसी अच्छी बात को शेयर करके भी लाइक्स और व्यूज़ मिल जाएंगे। तो सोशल मीडिया का थोड़ा तरीके से इस्तेमाल कीजिए। मेरे पास करीब 450 सब्सक्राइबर हैं। मैं उन सब से अपील करती हूँ, भले ही वो लोग कम हैं, लेकिन प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और इस न्यूज़ को शेयर कीजिए। मेरी वीडियो ना सही, कोई और वीडियो जो आपको हैदराबाद फॉरेस्ट के लिए मिले, उसे शेयर कीजिए, शायद कुछ हल निकले। और साथ ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उन बड़े बड़े क्रिएटर्स से, उन बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर से कि प्लीज़ बाकी चीज़ें आप शायद बाद में भी शेयर कर लीजिएगा, लेकिन इस न्यूज़ को शेयर कीजिए, इस पे सपोर्ट बनाइए ताकि हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचे। ये गिबली आर्ट, सास बहू, देवरानी जेठानी और गेट रेडी विद मी या फिर अधनंगे कपड़ों में डांस, इन सारे ऑब्सेशन को प्लीज़ कुछ दिनों के लिए साइड में रखकर या इनसे थोड़ा बाहर निकलकर एक बार प्रयास कीजिए। क्योंकि ये सारे ट्रेंड तो आप कभी भी फॉलो कर लीजिएगा, ये कहीं नहीं जाने वाले, ये तो दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। मगर धरती को बचाने में अगर देरी हो गई ना, जो कि ऑलरेडी हो चुकी है, फिर शायद हम और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और साथ ही मैं अपील करना चाहूँगी अपनी केंद्र सरकार और तेलंगाना सरकार से भी कि अपने राजनीतिक मतभेदों को आप बाद में सुलझा लीजिएगा, अभी इस समस्या का कोई हल निकालिए जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ एक बार फिर से, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और हैदराबाद को बचाइए।
मैं अपनी इस वीडियो का वॉइस ओवर एक रेगुलर वीडियो की तरह ही करना चाह रही थी, मगर फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक यूट्यूबर होने के नाते भले ही मेरे पास सपोर्ट कम है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अभी जो हाल फिलहाल की समस्या है मैं उसको शेयर करूं। तो वही मैंने किया। और इस वीडियो में ऐसा कुछ भी मैं अलग से नहीं कर रही हूँ जिसको मैं कुछ बाद में शेयर नहीं कर सकती आपके साथ, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि इस वीडियो में मैं आखिर आप लोगों के साथ शेयर क्या करना चाह रही थी। ये वीडियो भी जनवरी की ही है। जैसे अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी कि जिसमें मैं अपनी भाई की शादी के लिए शॉपिंग करने गई थी, और ये भी उसी दौरान की वीडियो है जब मैं बेसन के लड्डू बना रही थी अपने भाई के लिए ही। उसने कहा था काफ़ी रिक्वेस्ट करके, और यहाँ पे मेरी हेल्प कर रहा है मेरा बेटा। साथ ही मैंने पनीर बनाया था, पिंक पनीर। शायद आपने शुरुआत में क्लिप्स देखी होंगी। तो जो पिंक पनीर मैंने बनाया था ना, उसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की है आप लोगों के साथ। उस वीडियो का मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि मैंने ज़्यादा डिटेल में शूट किया भी नहीं था। और अगर आपको इंटरेस्टेड हो, मतलब अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो उस पनीर को बनाने में, तो आप लोग उस वीडियो से हेल्प ले सकते हो। ऊपर आई बटन में भी मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगी। फिलहाल यहाँ पे मैं और मेरा बेटा मिलकर बना रहे हैं बेसन के लड्डू। वो मेरी हेल्प कर रहा है। उसने जो किशमिश है मैंने उसको दी हुई है कि कट कर दो, क्योंकि अगर हम पूरी किशमिश किसी चीज़ में डालते हैं ना तो वो फूल जाती हैं, और फिर मतलब मुझे पर्सनली वो अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए मैंने उसको बोला है कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में आप कट कर दो। और साथ ही यहाँ पे हैं कुछ ड्राई फ्रूट के नाम पे सिर्फ बादाम थे और काजू थे मेरे पास, और कुछ नहीं था। उन्हीं को मैंने अच्छे से इस चॉपर में चॉप कर लिया है ताकि वो बिल्कुल बारीक हो जाएं। बिल्कुल बारीक तो हालांकि नहीं हुए थे, लेकिन कुछ दरदरे से ही हुए थे, और ऐसे ही मुझे रखने भी थे। तो जो ड्राई फ्रूट होते हैं ना, यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि जब भी आप ड्राई फ्रूट खाते हैं तो उसको भिगोते हैं, भिगोना भी चाहिए। तो उस दौरान तो खैर कोई दिक्कत नहीं होती, आपने उनको अच्छे से धोया, भिगो दिया, और फिर उनका छिलका उतार के आपने उनको खा लिया। लेकिन जब हम ड्राई फ्रूट को ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे कि अभी मैंने इस्तेमाल किया है सूखा, तो उससे पहले आप एक काम कर लिया कीजिए प्लीज़, क्योंकि ड्राई फ्रूट हम बाज़ार से लाते हैं और वो खुले में ही रखे होते हैं। ज़्यादातर बोरी में रखे होंगे या किसी पॉलीथीन में रखे होंगे या किसी डब्बे में भी अगर रखे हों, तो ट्रांसपोर्ट वगैरह में बहुत जगह से वो गुजरते हैं। तो आप प्लीज़ एक टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ इस वीडियो में, कि ड्राई फ्रूट को इस तरह से इस्तेमाल करने से पहले जब आपको उनको ऐसे ही किसी चीज़ में काट के डालना हो या भून के डालना हो, तो आप उनको अच्छे से पहले धो लीजिए। धोने के बाद आप उनको 1 या 2 घंटे धूप में सुखा दीजिए, और उसके बाद आप उनको हल्का सा सूखा ही कढ़ाई में भून लीजिए। तो उससे उनकी सारी नमी भी निकल जाएगी, और धोने से उनके ऊपर जो भी गंदगी होगी वो भी निकल जाएगी। मैंने ट्राई किया था, बिल्कुल भी नमी नहीं रही थी ड्राई फ्रूट्स में। हल्की फुल्की अगर नमी रह भी जाए तो जैसे मैंने बताया कि आप उनको कढ़ाई में ड्राई रोस्ट कर लीजिए, और उसके बाद आप उनको बारीक बारीक कट करके, कूट के, या फिर चॉपर में चॉप करके, जिस भी चीज़ में आपको मिलाना है, खीर में, हलवे में, लड्डू में, उसमें आप मिला लीजिए। तो हो सकता है मेरी ये टिप किसी को पसंद आए और किसी के काम आए। तो यहाँ पे पनीर बन चुका था, और जो बेसन था वो मैंने भून लिया था। तो अभी वो बेसन ठंडा होने लग रहा है। ड्राई फ्रूट भी मैंने उसी में डाल दिए थे, क्योंकि बेसन अभी गर्म था। तो मैंने सोचा था कि उसकी थोड़ी सी हीट में ना वो ड्राई फ्रूट हल्के से उसमें भुन जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे। जो पनीर मैंने बनाया है उसके साथ मैंने पराठे बनाए हैं, और इसमें सिंपल गेहूं का आटा, बेसन, थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा नमक डाल के मैंने बनाए हैं ये पराठे। मैं लच्छे पराठे बनाना चाह रही थी, लेकिन फिर मेरे बेटे ने बोला कि नहीं मम्मी, सिंपल पराठे ही बना दो। पनीर उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, और करीब करीब मानिए कि 15 से 20 दिन में एक बार वो बनवाता ही बनवाता है। और ये जो पनीर आपको पिंक दिखाई दे रहा है ना, इसमें एक्चुअली मैंने थोड़ी सी गाजर और थोड़ी सी बीट रूट वो भी मिलाई थी, इसी वजह से इसका कलर थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क पिंक हो गया था। जैसे मैंने कहा, इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी। अगर नहीं भी आपको मिली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आपको नहीं समझ आया, तो फिर कभी फ्यूचर में मैं बनाऊंगी, पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अच्छा, यहाँ पे जो बेसन मैंने भून के रखा था ना, उसमें मुझे थोड़ा सा मावा भी मिलाना था, क्योंकि सर्दियाँ हैं, मतलब जिस टाइम की ये वीडियो है उस टाइम सर्दी थी। तो जो हम बेसन को भूनते हैं ना घी में, तो वो ठंडा होने के बाद जम जाता है, और बेसन के लड्डू काफ़ी कड़े हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा मिल्क पाउडर लेके उसका मावा बना के इसमें मिलाना चाह रही थी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए जो चम्मच मैंने इस्तेमाल की है ना, जो पैन में फ़िलहाल मैं चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ, ये ना काफ़ी मोटी है। इसके एजेस जो इसके किनारे हैं काफ़ी मोटे हैं, और दूसरी चम्मच आप देख रहे हो वो बहुत ही बारीक है। तो ये नॉन स्टिक पैन है,
तो बोलते हैं ना कि नॉन स्टिक पैन में आपको स्टील इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो उस दिन मेरा जो लकड़ी वाला जो चमचा है ना, वो एक्चुअली मुझे मिल नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने चम्मच से इस्तेमाल मतलब उसको घोला। थोड़ा सा दूध डाल के, जो मिल्क पाउडर था उसको मैंने घोला है, रूम टेम्परेचर का ये दूध था। तो उसको घोलने के लिए जो मैंने स्टील का चम्मच इस्तेमाल किया है ना, उसके जो किनारे हैं वो काफ़ी मोटे हैं, तो वो उसमें स्क्रैच नहीं डालेंगे। तो अगर आपको कभी लकड़ी का चमचा ना मिले और आपको इस्तेमाल करनी पड़ जाए ना, चम्मच या चमचा कुछ भी आप स्टील का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्लीज़ श्योर कीजिए कि उसके जो एजेस हैं, यानी कि उसके किनारे हैं, थोड़े मोटे हों, ताकि वो उसकी कोटिंग को थोड़ा मतलब छीले नहीं, उसकी कोटिंग ना उतरे उससे। तो यहाँ पे सबने खाना खा लिया था और जो बेसन मैंने भून के रखा था उसको थोड़ी देर मैंने ठंडा होने दिया था, तभी मैंने ये मावा बनाने की शुरुआत की थी। और जो पनीर बचा था उसको मैंने ढक के रख दिया है, वो शाम को काम आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी कि मुझे इसका मावा बनाना है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा एकदम से दिमाग मतलब पलट गया कि नहीं, मैं मावा नहीं बनाती, इसका ज़्यादा देर लगेगी, या मतलब पता नहीं उस टाइम पे क्या चल रहा था दिमाग में मेरे। तो मैंने सोचा कि चलो इसको एज इट इज़ ही लिक्विड फॉर्म में ही इस बेसन में मिला के देखती हूँ कि क्या होता है। मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रही थी, क्योंकि अगर मैं इसका मावा बना के तब इसमें डालती ना, तो वो अच्छे से हो ही जाता। लेकिन मैंने सोचा कि मावा बनने से पहले जब वो थोड़ा सा लिक्विड होता है ना, उस टाइम डाल के देखती हूँ क्या होता है। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि जब मैंने इसको बेसन में मिलाया ना, तो वो बेसन एक तरह से भुरभुरा सा हो गया, कि जैसे देखिए अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि जैसे ही मैंने इसको मिलाया ना बेसन में, गरम गरम में, ये जो मावा टाइप मैंने बनाया था थोड़ा लिक्विड, वो भी गर्म था, बेसन भी हल्का गुनगुना सही था। तो जब मैंने उसको मिलाया ना उसमें, तो वो थोड़ा भुरभुरा सा हो गया, ऐसा हो गया कि जैसे उसकी नमी थोड़ी कम हो गई हो बेसन की। तो इस वजह से फ़ायदा एक हुआ कि इसमें जो मुझे मीठा मिलाना था ना, बाद में बूरा मिलाया था मैंने, वो भी कम इस्तेमाल हुआ। मतलब इतने बेसन में, ये करीब आधा किलो बेसन था, तो और करीब 400 ग्राम इसमें घी लग गया था। तो इतने घी और इतने बेसन में 1 किलो से ऊपर बूरा लग जाता है, जैसे कि मैं बनाती हूँ लड्डू, मुझे अंदाजा है। लेकिन इस बार बूरा जो था ना वो 1 किलो ही लगा था, बल्कि 1 किलो में से भी ये समझिए कि मैंने 2-4 चम्मच हटा ही लिया था। इस टाइम आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर ना थोड़ा भुरभुरा सा हो गया था, गर्म था हालांकि ये, लेकिन मैं दिखा रही हूँ आपको, थोड़ा सा ना भुरभुरा सा टेक्सचर इसका हो गया था। ऐसा लगा कि जो भी इसमें नमी थी घी की, तो वो उस मावे के लिक्विड ने पी ली थी। तो ये वाला बूरा मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये ना थोड़ा दरदरा बूरा है, बिल्कुल बारीक पिसी हुई बूरा नहीं है, ये दरदरा बूरा है। कुछ लोग इसको तगार भी बोलते हैं शायद। और यहाँ पे है कुछ केक जो मेरे हस्बैंड लेके आए थे बच्चों के लिए, और फिर अगले ही दिन उनको कहीं जाना भी था, तो इसीलिए वो बच्चों के लिए थोड़ा सा गिफ्ट लेके आए थे एक तरह से। तो ये जो हमारा कहना चाहिए क्या, बेसन और मावे का जो बैटर है ना, वो थोड़ा सा ठंडा होने जा रहा है, उसके बाद ही मैं इसमें बूरा मिलाऊंगी। तो अब मैंने छू के देखा तो ये इतना है कि हाथ बर्दाश्त कर रहा है छूने लायक। साथ ही दूध जो मैंने अभी ढक के रखा हुआ है, बहुत ही चिल्ड है वो, तो थोड़ी देर में मैं उसको गर्म करूंगी। यहाँ पे मैंने इसमें मिलाया बूरा, और जैसे मैंने कहा कि 1 किलो से भी कम ही बूरा इसमें लगा था, तो इस पैकेट में से ना मैंने थोड़ा सा बूरा पहले निकाल लिया था कि मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं फिर से डाल लूँगी। ऐसे ही आप भी कीजिए, किसी भी चीज़ में अगर आप घी मिला रहे हैं या मीठा मिला रहे हैं, तो पहले थोड़ा मिलाइए, मिला के एक बार देखिए, अगर आपको कम लग रहा है तो फिर मिला लीजिए। क्योंकि एक बार ही अगर आपने बहुत सारा डाल दिया तो शायद फिर आप उसमें से निकाल नहीं पाएंगे, चाहे घी डालना हो या नमक डालना हो या मीठा डालना हो। तो कम का इलाज है, ज़्यादा का इलाज नहीं है, ऐसी मतलब मेरी दादी बोला करती थी, हमारे सभी बड़े बोलते हैं इस तरह से। अच्छा, अब ये पूरा मिलाने के बाद ना मैं इसको अपने हाथों से एक तरह से रगड़ के और मिक्स करके देख रही थी कि इसके लड्डू बंधेंगे या नहीं। तो लड्डू तो उसके आसानी से बंध गए थे, लेकिन ना मुझे एक्स्ट्रा जोर लगाना पड़ा था इसमें। जैसे मैंने बताया ना, इसकी नमी थोड़ी सी कम हो गई थी। तो अगली बार भी जब मैं कभी बनाऊंगी ना, तो दोबारा से फिर ट्राई करूंगी कि जो मैंने इसमें मावा का लिक्विड डाला है, ये नमी उसी वजह से कम हुई है या किसी और वजह से। लेकिन खैर, अच्छी बात ये रही कि लड्डू इसके बंध गए। हाँ, मुझे थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ा। आप मेरे हाथों को ध्यान से देखिएगा कि मैं बहुत ही मतलब जोर लगा लगा के इन लड्डुओं को बांध रही थी। और सबसे बड़ी बात क्या हो रही थी कि मैं जितना जोर लगा लगा के इन लड्डुओं को बांधती जा रही थी ना, शुरुआत के 3-4 लड्डू तो मेरे हस्बैंड ने और मेरी बेटी ने छोड़े ही नहीं। उन लोगों को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं बना बना के इस थाली में रखती जा रही थी। और शुरुआत के 3-4 लड्डू तो मतलब ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग गायब होते हैं।
मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि भाई मेरी कोई हेल्प नहीं करवा रहा है और मैं लड्डू बना बना के रखती जा रही हूँ, उसको खाते जा रहे हैं। आप लोगों के साथ भी होता होगा ना कि भाई पहले बना लेने दो, उसके बाद खा लेना। लेकिन खैर चलता रहता है इस तरह का हमारे घर में, मीठा तो चाहिए ही चाहिए सबको। तो अभी फ़िलहाल मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि आप खा रहे हो तो प्लीज़ मेरी थोड़ी सी हेल्प भी करवा दो, आप लड्डू बनवा दो। मेरे हाथ में मतलब दर्द हो रहा है इसको बना बना के बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है मैं बनवा दूंगा। उन्होंने सिर्फ एक लड्डू बनाया और वो भी मेरी बेटी ने खा लिया था, और वो भी बड़ा आड़ा टेढ़ा था, मतलब उसको हाथ लगाते ही वो फूट जा रहा था। और उसके बाद उन्होंने पता नहीं अपने कैसे कैसे मतलब वो मशीनरी निकाल के लाए थे कि मैं इससे लड्डू बना दूंगा, मैं उससे लड्डू बना दूंगा, और उनसे एक लड्डू भी नहीं बना, एक लड्डू भी नहीं। और फिर वो मेरे को बोल रहे थे कि तू कैसे बना रही है, मेरे से तो एक भी लड्डू नहीं बन रहा। तो बस वही बात होती है कि जिस काम को करते रहते हैं ना उसकी प्रैक्टिस होती है। अब इसी बात को मैं अपने मतलब मेरे हस्बैंड या मैं उनसे कहने लगूं कि भाई आप इस काम को इतनी इजीली कैसे कर सकते हो, मेरे से तो होता नहीं है, क्योंकि उस काम की उनको प्रैक्टिस है। अब इस काम की मुझे प्रैक्टिस है, इसलिए मैं इजीली बना पा रही हूँ। तो मेरा बेटा जो केक मैंने बताया था ना कि अभी मेरे हस्बैंड लाए थे, उनको खाने में लग गया है, क्योंकि मेरी बेटी सो गई थी तो उसको लग रहा था कि उसके साथ शेयर करना पड़ेगा, तो इसलिए अभी खा लेता हूँ। तो जितने भी लड्डू मुझसे बन पाए थे उस टाइम बनाए मैंने, फिर थोड़ी देर का ब्रेक लेके अब ये करीब 1-1.5 घंटे बाद फिर से लगी थी मैं इसमें बनाने में। क्योंकि सही बताऊँ हाथ पे इतना ज़ोर पड़ रहा था ना मेरे कि मुझे लड्डू बनाते बनाते हाथ में दर्द होने लगता था। तो लड्डू बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बेसन को भूनने में, इन सब चीज़ों में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लड्डू को बनाने में, यानी कि लड्डू बांधने में। अच्छा, इस वीडियो में आप लोगों ने शुरू से अब तक नोटिस किया होगा कि मेरी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही सुरीली हो रखी है। एक्चुअली जब मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझे 2 दिन से गले में बहुत ज़्यादा खराश है, और मैं जितना भी ज़ोर लगा के बोलने की कोशिश कर रही हूँ तो मेरी आवाज़ उतनी ही ज़्यादा बेकार निकलती जा रही है। तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो फ़िलहाल आइए आप भी लड्डू खा लीजिए। अच्छा, ये लड्डू मेरे बेटे के फेवरेट हैं, बेसन के लड्डू, लेकिन उसने इसमें से एक भी लड्डू नहीं खाया। क्यों? क्योंकि इसमें किशमिश डाल दी थी मैंने। ड्राई फ्रूट वाले लड्डू तो वो खा लेगा, काजू बादाम आप कुछ भी डाल दो खा लेगा, लेकिन किशमिश वाले वो लड्डू नहीं खाता। तो फिर उसके लिए मैंने बाद में थोड़े से ड्राई फ्रूट के ही बनाए थे, शायद 1-2 दिन बाद ही बना दिए थे मैंने। और बस यहाँ तक की क्लिप शूट की थी। इसके बाद ये जो क्लिप है ये है अगले दिन शाम की। मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना बना रही थी, उनको जाना था तो उनके लिए मुझे बनाना है खाना, और यहाँ पे मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही है। तो जैसे आपके घर में बच्चे हैं, छोटे, ज़्यादा ही छोटे हों तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन हाँ जैसे मेरी बेटी है अभी वो मार्च में 13 साल की हो गई है, तो आप उनको थोड़ा थोड़ा सा ना किचन का, बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं लेकिन छोटे छोटे काम आप उनसे कराने शुरू कीजिए, और अपनी गाइडिंग मतलब अपनी अपनी गाइडेंस में कराइए आप उनको, जब जिस वक्त आप किचन में हो। तो यहाँ पे मैं आलू की सूखी सब्जी बना रही थी। सिंपल टमाटर मटर डाल के मैंने ये मसाला तैयार किया है। बेसिक से मसाले इसमें डाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, और कुछ साबुत मिर्च भी आप लाल मिर्च देख रहे होंगे, उनसे मैंने छोका था। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी को मतलब मैंने उसको क्या काम दिया हुआ था कि आलू जो उबले हुए हैं उनको मैं छील रही हूँ, उनको आप 3-3 4-4 टुकड़ों में काट दो। तो चाकू पकड़ना हाथ में अच्छी तरह से, आलू को किस तरह से कट करना है, किस तरह से उसको पकड़ना है, तो बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन मैंने उसको बताई ना तब जाके उसको आई। हमें लग रहा होगा कि ये कितनी बेसिक सी बातें हैं। जैसे अभी यहाँ पे वो चमचा चलाना सीख रही है, तो किस सब्जी को किस तरह के चमचे से चलाना है। जैसे ये सूखी सब्जी है तो इसको इस तरह के चमचे से चलाना है, दाल या लिक्विड वाली सब्जी है तो उसको गोल वाले चमचे से चलाना है, और ज़्यादा सब्जी है तो आपको चमचा किस तरह से पकड़ना है कि आपके हाथ पे कमज़ोर पड़े। तो यहाँ पे छोटी छोटी बातें मैं उसको बता रही थी। अपना हाथ भी बचा के रखो ताकि हाथ ना जल जाए, बस ये सारी ही बातें। अब हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग कहें कि आप अपनी बेटी को तो सिखा रहे हो, बेटे को नहीं सिखा रहे, तो उनके लिए प्लीज़ मैं बता दूं कि अपने बेटे को मैंने करीब करीब 50% कुकिंग सिखा दी थी लॉकडाउन के दौरान। तो उस टाइम पे उसको बड़ा शौक लगा था, वो खुद से ही कह रहा था मेरे को कि मम्मी मुझे भी प्लीज़ खाना बनाना सिखा दो। तो उस दौरान मैंने उसको नमकीन चावल बनाने सिखा दिए थे, जिसको हम लोग तहरी भी बोलते हैं, मटर वगैरह सारी चीज़ें डाल के हम बनाते हैं। दाल चावल सिंपल मैंने बनाने सिखा दिए थे। आलू टमाटर की सिंपल सी सब्जी और रोटी बनानी। आटा बनाना, आटे में आपको कितना पानी डालना है, कितना आटा है तो कितना पानी डलेगा, कितने लोगों के लिए कितना आटा बन सकता है। तो ये सारी बेसिक सी चीज़ें मैंने उसको सिखा रखी हैं, और अब इस तरफ से मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ कि कभी मुझे कहीं जाना पड़ जाए, जैसे 10-15 दिनों के लिए,
या कुछ और दिक्कत हो जाए तो वो खाना बना लेता है। हालांकि करता अपनी मनमर्जी की ही है, लेकिन बना लेता है, भूखा नहीं रहेगा। तो आपको अपने बच्चों को ये बेसिक सी चीज़ें ज़रूर सिखानी चाहिए। इसमें मतलब कुकिंग के मामले में, घर को साफ रखने के मामले में, या थोड़ा बहुत घर को ऑर्गेनाइज रखने के मामले में, मेल फीमेल प्लीज़ ये चीज़ें मत बीच में लाइए। ये बेसिक स्किल हैं जो सबको आनी ही चाहिए। खाना बनाना, सफाई रखना, चीज़ों को अपनी जगह पे रखना, ये बिल्कुल बेसिक सी स्किल्स हैं, तो ये सबको आनी ही चाहिए। तो सब्जी बन गई थी यहाँ पे सूखे वाली, और साथ ही मैं पूरी बना रही हूँ, और साथ ही आप ढेर सारी चाय देख रहे होंगे। एक्चुअली ये चाय एक जगह जानी है, तो वो आपके लिए मैंने बनाई है। और पूरियाँ बना के मैं रख रही हूँ ताकि थोड़ी ठंडी हो जाए, तब मुझे इनको पैक करना है। और जो मतलब ये मैं खाना जो पैक कर रही हूँ ना, इसमें एक्चुअली मैं थोड़ी सी रोटियां भी बनाने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा भाई भी उस दिन आया था और उसको भी जाना था। तो मेरे हस्बैंड की भी ट्रेन थी और मेरे भाई की भी ट्रेन थी, तो दोनों को जाना पुरानी दिल्ली से ही था, लेकिन जाना अलग अलग जगह पे था, तो दोनों को ही खाना लेके जाना था, तो इसीलिए मैं बना रही हूँ। अच्छा, पूरी बनाते वक्त मैं आप लोगों को एक टिप देती चलूँ, शायद मैंने पहले भी दी है, लेकिन पता नहीं किसी ने मेरी वीडियो देखी होगी, उनको याद होगा या नहीं, कि जब भी आप पूरियाँ बनाएं ना, तो उनको बार बार अलट पलट करके ना सेके। एक तरफ से सेक लिया, फिर आप बस दूसरी तरफ से उनको पलट दो। इससे पूरी बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्व नहीं करती है। जैसे एक तरफ से आपने सेका, बस दूसरी तरफ से पलट लीजिए और सेक दीजिए। बार बार उसकी अल्टा पलटी मत कीजिए, और हो सके तो तेल थोड़ा ही चढ़ाइए। अगर आपकी छोटी फैमिली है, एक एक पूरी सेक लीजिए, क्योंकि जितना भी ये तेल एक बार गर्म होगा तो उसके बाद इसको आप इस्तेमाल करने में थोड़ी सी झिझक तो होती ही है। हालांकि मैं इसको बाद में पराठे बनाने में या सब्जी छौंकने में इस्तेमाल कर लेती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जितना हो सके एक बार के में पूरी बनाने के लिए तेल कम ही मैं कढ़ाई में चढ़ाती हूँ। तो पूरियाँ बन गई हैं सारी। उसके बाद मैं दोबारा से आटा बना रही हूँ, क्योंकि मुझे रोटी बनानी है अपने भाई के लिए। वो पूरी और पराठे कम ही पसंद करता है, तो उसके लिए मैं रोटी बना रही हूँ। क्योंकि वो जाएगा, उसके बाद उसको फिर ड्यूटी करनी है, तो उसको खाना बनाने का टाइम नहीं मिलेगा, तो सफ़र में भी खा लेगा, और जाके करीब मतलब एक वक्त का खाना तो वो खा ही लेगा। उसके बाद तो खैर वो खुद मैनेज कर लेता है। तो यहाँ पे मैं आटा बना रही हूँ, थोड़ा सा ही आटा मैंने बनाया है, सिर्फ उसके लिए ही मुझे रोटियाँ बनानी है। और आटे को ना आप जितना मसल के बनाओगे, उतनी ही आपकी रोटियाँ भी सॉफ्ट बनेंगी और उतनी ही जल्दी वो रोटियाँ पचेंगी भी। और बनाने के बाद करीब इसको 10 से 15 मिनट या 20 मिनट जितना भी हो सके आप छोड़ दीजिए। तो आटा बना के मैं छोड़ के आ गई हूँ। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड के कपड़ों पे प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि भले ही मैं कितने कपड़ों पे प्रेस कर लूँ, लेकिन जब भी मेरे हस्बैंड को कहीं जाना होता है ना, तो पता नहीं क्यों उनके कपड़ों पे मुझे बिल्कुल एंड टाइम पे याद आता है कि मुझे प्रेस करनी है। और मैंने उनसे पूछा भी था फ़ोन करके, क्योंकि वो लोग अभी आने वाले हैं, मेरे हस्बैंड और मेरे भाई दोनों एक साथ ही आएंगे, और फिर आने के करीब आधा पौना घंटे बाद ही वो लोग निकल गए थे, तो इसीलिए मैं थोड़ी जल्दी कर रही थी। खाना बन गया है, बस रोटियां मुझे सेकनी बाकी हैं और खाने को पैक करना है। तो सारे कपड़ों पे मैंने प्रेस कर दी है, जो जो भी उन्होंने बोला था फ़ोन पे। उनके ट्राउज़र्स हैं और जीन्स बोलूँगी इसको, और लोअर्स जो उनको सफ़र में पहन के जाने हैं थोड़ा कंफर्टेबली। तो मतलब मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी, तो इसलिए मैंने 3-4 जोड़ी कपड़ों पे प्रेस कर दी कि जो भी उनको अच्छा लगेगा वो पैक कर लेंगे। सारी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, रुमाल हैं, जुराबें हैं, इनर्स हैं, वो सब मैंने रख दिए हैं। और थोड़ी सर्दी थी, तो इसलिए मैंने ये जो ब्लैक इनर्स आप देख रहे हो ना, ये मूवमेंट की टी शर्ट हैं। मेक श्योर मतलब आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, पहनते भी होंगे। तो ये मूवमेंट की टी शर्ट हैं। जो लोग नीचे जो गरम इनर होता है ना, अगर उसको नहीं पहनते हो ना, किसी को एलर्जी हो उसको पहनने से, तो आप इस तरह की टी शर्ट्स नीचे पहन सकते हैं। ये मूवमेंट की टी शर्ट है, मतलब मूवमेंट कंपनी का नाम होता है, शायद इनके यहाँ पे लगा होता है, और बड़ी अच्छी निकलती हैं ये। मैंने शायद पहले भी अपनी वीडियो में बताया है, तो बहुत ही अच्छी होती हैं ये। और वानी मेरे साथ थोड़ी कुकिंग करा के थक गई थी, तो अभी वो रिलैक्स कर रही है। और सारे कपड़ों पर मैंने प्रेस करके रख दी थी। पैकिंग मैंने नहीं की थी, पैकिंग मेरे हस्बैंड ने ही आके की थी। तो वो लोग आ गए, वो अपनी पैकिंग कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे उनके लिए खाना पैक कर रही हूँ। तो खाना पैक करने के लिए ना मैं ये स्टील के टिफ़िन्स इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैंने काफ़ी पहले ख़रीदे थे, तो बच्चे कभी इनमें खाना ले जाते हैं, कभी नहीं ले जाते हैं। वो लोग अपने दूसरे टिफ़िन्स में खाना ले जाना पसंद करते हैं, लेकिन अब मैं इनमें भी देने लगी हूँ। खासकर वो खाना जिसमें से कुछ गिरना नहीं है, जैसे सूखा सूखा कुछ होता है ना, तो वो मैं इसमें दे देती हूँ, बड़े आराम से ले जाते हैं वो। और ये करीब
शायद 3 टिफिन हैं मेरे पास, 3 या 4 इस तरह के जो प्लास्टिक के टिफिन होते हैं ना, आप मतलब टिफिन नहीं, सॉरी डब्बे बोलूँगी मैं इनको, तो इनमें आप खाना मत पैक कीजिए प्लीज़। इनको भले ही घर में किसी और चीज़ के लिए आप इस्तेमाल कर लो, लेकिन खाना मत पैक कीजिए। ये वाले जो स्टील के टिफिन आप मतलब आपके, आई एम श्योर आप सभी के घरों में होते ही होंगे, 1 या 2 टिफिन तो सभी के घरों में मिल जाएंगे, नहीं है तो प्लीज़ आप ले लीजिए। तो इनका फ़ायदा ये है कि इनमें आप खाना पैक कीजिए, भले ही आप इनको फिर बाद में किसी पॉली बैग में पैक कर दीजिए या किसी कपड़े में बांध दीजिए कि अगर कुछ गिरेगा भी तो उसी पे गिरेगा, कपड़ा ख़राब नहीं, मतलब आपका बैग ख़राब नहीं होगा। तो इनका फ़ायदा ये है कि आपने इनमें खाना दे दिया, घर आए ये धुल गए। और ये जो प्लास्टिक वाले हैं, इनको आप क्या करेंगे, खाया और फेंक दिया, एक तो आप कचरा बढ़ा रहे हो, ऊपर से आपके खाने की क्वालिटी भी ख़राब होगी। प्लास्टिक के संपर्क में आपका खाना आएगा, वो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तो थोड़ी सी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है, प्लास्टिक कम इस्तेमाल कीजिए, उसका जितना भी हो सके रीयूज़ कीजिए, उसको फेंकने से पहले स्टील के बर्तन इस्तेमाल कीजिए, बार बार चीज़ों को ख़रीदने से बचिए। यहाँ पे मैं सब्ज़ी पैक कर रही हूँ, तो मैंने 2 टिफ़िन पैक किए थे, एक अपने भाई का, एक अपने हस्बैंड का। छोटी डब्बी में मैंने अचार पैक किया था, क्योंकि सभी को अच्छा लगता है ना, पूरी, आलू की सब्ज़ी या पराठे और अचार, और सफ़र में तो ये चीज़ें लाजवाब लगती हैं। मतलब आप सफ़र में कुछ भी ख़रीद के खा लो, लेकिन इन चीज़ों का कोई मुकाबला नहीं है। और सर्दी थी उस टाइम पे, तो अगले दिन तक भी खाना बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ था, मतलब सब्ज़ी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो मेरे हस्बैंड को ये 2 टाइम तक काफ़ी रहा था। अब उसके बाद मैं बना रही हूँ रोटियाँ अपने भाई के लिए। और ये देखिए, जैसे मैं परफेक्शन की बात कर रही थी ना, तो आपको किसी काम को करते हुए चाहे सालों बीत जाएँ, मतलब मैं कितने सालों से खाना बना रही हूँ, रोटियाँ बना रही हूँ, उसके बावजूद भी कभी-कभी ना आप नहीं कर पाते उस काम को, जैसे अभी मैं कर रही हूँ। तो एक छोटा-सा टास्क, मतलब रोटी को गोल-गोल घुमाने का टास्क भी आपको कितना बड़ा लगता है। कभी आपने भी सीखी होंगी ना जब रोटियाँ बनानी, आपको भी लगता होगा कि मतलब कितना फ़ैसिनेटिंग होता है ना कि आज हमारी रोटी गोल-गोल घूम गई। और जब हमसे बनानी आ जाती है तो हमें वो चीज़ बिल्कुल आसान लगने लगती है। तो कोई भी चीज़ हो XYZ, जब तक आपसे आती नहीं है ना, वो चीज़ करनी नहीं आती, तब तक आपको वो भारी ही लगेगी, चाहे सिंपल सी एक गोल रोटी ही बनाना क्यों ना हो। मेरे साथ भी ऐसा ही है, यूट्यूब से जुड़ी हुई कुछ तकनीक मुझे अभी तक नहीं आती और वो मुझे रॉकेट साइंस लगती हैं। लेकिन जिन लोगों को आती होंगी उन लोगों को लगता होगा कि क्या ही मुश्किल है इसमें, ये तो बड़ी आसानी से हो जाता है। तो मैं भी धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ यूट्यूब की बारीकियाँ सीखने की, अपनी वीडियोज़ को और बेहतर बनाने की, थोड़ा सा ग्रो होने की। इस चीज़ में मुझे आप लोगों की मदद की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियोस को देखिए, कहाँ कमी है ये बताइए, कहाँ अच्छा कर रही हूँ प्लीज़ थोड़ा सा सजेशन दीजिए कमेंट बॉक्स में। और अगर कहीं भी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में एक बार फिर से अंत में मैं आपको कहना चाहूँगी कि जो बातें मैंने शुरू में की हैं ना, उन पे प्लीज़ गौर कीजिए और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियोज़ को अपना टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा। अब मैं खाना पैक करती हूँ और इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ।